हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। स्थानीय गौतम बुद्धा महिला कॉलेज गया में पुलिस महानिरीक्षक अरविंद पांडे द्वारा परिवर्तित महिला थाना द्वारा प्रायोजित किशोरियों और महिलाओं में परिस्थिति जन्य आत्मसुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता हेतु महाविद्यालय के छात्राओं के बीच सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी अनुपमा सिंह, भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी स्वीटी शेरावत, महिला थानाध्यक्ष सह कार्यक्रम की नोडल पदाधिकारी रवि रंजना, महिला हेल्पलाइन पदाधिकारी आरती कुमारी, बाल कल्याण समिति की गया के सदस्य रेणु कुमारी चौरसिया, रामपुर अंचल के पुलिस महानिरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह, SC STF थानाध्यक्ष मधु कुमारी, DAV इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य प्रिया, सेंटर डायरेक्टर की जिला समन्वयक माधुरी कृष्णा एवं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ व अन्य मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जावेद अशरफ ने आगत अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। जहाँ तक देखा जाए, पुलिस केवल क्राइम को सॉल्व करने के लिए नहीं, पुलिस का मोटिव जो है वो प्रिवेंशन के लिए भी रहता है। और ऐसी जो मीटिंग्स हैं बच्चियों के साथ डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। उनके जितने भी कानूनी अधिकार हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए। तो ये जो इनिशिएटिव यहाँ पर जो लिया गया है, जो चल रहा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ की जो महिला थाना है, जो थाना अध्यक्ष हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो मैं आशा करती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और ऐसे ही जो भी डिग्नेटरीज हैं उनको बुलाया जाए और उनके व्यूज़ जो हैं शेयर किया जाए। हमने महिला कॉलेज और महिला स्कूल्स को चुन रखा है। ये जो परिचर्चा है कि परिस्थिति जन्य जो है, जब भी कोई मुश्किलें आ जाएं तो महिलाएं या बच्चियां अपने आप को किस प्रकार से हमेशा तैयार रखें कि उन जो सामने परिस्थितियां आई हैं उनका वो सामना कर सके। तो बच्चियों का मन जो है अभी बिल्कुल कच्चे घड़े के समान है। तो यही वो उचित समय है जिस समय उनके दिमाग में ये बातें दे दी जाएं कि उनके क्या लिमिटेशंस हैं और उनको क्या क्या करना है, भविष्य में आगे क्या करना है। उनके जो सपने सजा बैठी हैं अपने मन में, उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें करेंगी, और ताकि उनके सपनों को एक नया आयाम मिल सके। जो चीज़ उन्हें घर से नहीं मिल रही है या अपने समाज से नहीं मिल रही है, परिवेश से नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें हमारा एक बूस्टअप डोज था बच्चियों के लिए, जिनको कि अपने मन में भरकर अपने नए सपनों के साथ, नए उम्मीदों के साथ, नए उड़ान के साथ आगे बढ़ सकें। थैंक यू। यहाँ पर जो आज महिला सशक्तिकरण को लेकर बातें हुई हैं, महिलाएं तो काफी सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन जो महिलाओं को आए दिन जो समस्या का सामना करना पड़ता है, आज उन लोगों को जागरूक किया गया कि पहले कैसे समस्या को आने से पहले ही हम सचेत रहकर समस्या को टाल सकते हैं। अगर समस्या आ भी जाती है, किसी तरह का कोई क्राइम होता भी है, तो क्या क्या कानून का प्रावधान है और कैसे कानून का सहारा लिया जा सकता है और कैसे वो न्याय प्राप्त कर सकती है। क्योंकि जब तक उन्हें कानून की जानकारी ही नहीं होगी, वो सहायता कैसे प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए उनको इस पे विस्तृत जानकारी दी गई कि कैसे वो सहायता प्राप्त कर सकती हैं। महिला हेल्पलाइन ने एक नंबर जारी किया है, क्या है वो नंबर है 9771468011। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां डायरेक्ट आकर नहीं शिकायत दर्ज करा पाती हैं, तो ये नंबर उनको प्रोवाइड करवाया गया है ताकि वो इस पर शिकायत दर्ज करवाएं। अगर वो अपनी गोपनीयता बनाए रखना चाहती हैं तो इस पर उनका की निजता का ख्याल रखा जाता है। ओके, धन्यवाद। इस सभा के माध्यम से हमें ये सीखने को मिली कि लड़कियों को किस तरह से प्रोटेक्शन देना चाहिए। मैम IAS IPS मैम ने आए और चाइल्ड वाले जो सुरक्षा वाले लोग भी, उन्होंने भी बताया हमें कि किस तरह से हमें सुरक्षा करनी चाहिए, घरेलू हिंसा से भी बचना चाहिए, किस तरह से अगर जागरूक किया गया है महिलाओं को और बच्चों को, लेडीज़ लोग को। हमें ये देखने को मिला कि अगर हम रोड पे जाए तो किस तरह से अपने आसपास देखते हुए जाए, फैमिली को लोकेशन बता दें, फैमिली तक ही रहने दें, अपना पर्सनल डिटेल ज़्यादा किसी को शेयर ना करें। अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये नहीं अपडेट कर दे फेसबुक या व्हाट्सएप पर स्टेटस डालेगी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये हमें नहीं बताना चाहिए। हमें अपना सुरक्षा खुद रखना चाहिए। हम लोग को मैम यही बताई हैं कि हमें अपना को ही सुरक्षा रखना है और किसी से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करना है। और हमारे गार्जियन या हमारे पेरेंट्स जितने लोग भी हैं सबसे घर में बताया जाता है, करना चाहिए। धन्यवाद।
अपने को सतर्क रखना चाहिए। जैसे मतलब हम जा रहे हैं ऑटो से तो उसका डिटेल में उसे बताना चाहिए कि उसमें हम कैसा कलर में जा रहे हैं, क्या उसमें है, मतलब लोकेशन, लाइव लोकेशन बताना चाहिए। और ज़्यादा सीक्रेट अपने किसी को बताना नहीं चाहिए। और मोबाइल किस तरह से यूज करना चाहिए? मोबाइल किस तरह से यूज करना चाहिए? फोन पे कुछ पिक, हाँ फोन पे पिक, मतलब जैसे आज लोग डाल रही है ये बनाइए, क्या उसको ज्यादा उसको शेयर नहीं करना चाहिए। पिकअप ये जो गंदा पिक है वो नहीं डालना चाहिए। ज्यादा छोटा कपड़ा, ये नहीं कि छोटा कपड़ा नहीं पहनो, कपड़ा कैसा मैटर ये करना है कि आप कैसा संस्कृति है सबको। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, क्या है वो, कौन किसको याद है बता? किसी को याद नहीं है। शाहानी है, माय नेम इज शिल्पा शाहानी। आपको क्या बातें यहाँ पे सिखाई गई जिसको आप फॉलो करेंगे? हम कहीं भी जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को बता देंगे कि यहाँ जा रही हूँ, और हमेशा फ़ोन चार्ज करके रखेंगे, और कॉल भी करेंगे तो पापा को बता देंगे कि यहाँ जा रहे हैं, तो किसी का कोई दिक्कत भी नहीं होगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। अपने आप को सुरक्षित करना हमारा फर्ज खुद बनता है, और सबको समझाना कि सही बात है ये, और क्या। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सह पीआरओ डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शी कर रही थी। कार्यक्रम में महिला थानाध्यक्ष रवि रंजना ने किशोरियों तथा महिलाओं को होने वाले दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, अत्याचार तथा अपराधों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। आईपीएस ऑफिसर स्वीटी शेरावत ने महिलाओं को कमल के समान बने रहकर समाज में फैले कीचड़ से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपने बहुमूल्य विचार रखे। आईपीएस अनुपमा सिंह ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि प्रिवेंशन तथा केयर दोनों पॉइंट महिलाओं को सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। सभी वक्ताओं ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उपस्थित छात्राओं को बताया कि घटना घटित होने से पहले सतर्क रहें। युवतियां पहले अपने अधिकार को पूरी तरह व अच्छी तरह से समझ ले। टीवी, न्यूज चैनल, सोशल साइट्स देखते हैं तो वहाँ 30 से 40% तक ऐसे अपराध सामने आते हैं जिनमें महिलाओं के साथ हो रहे हैं अपराध दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। बच्चियां कृपया साइलेंट होकर के आप लोग सुने। ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग होने से पहले रोक सकते हैं। उसके लिए हमारी सतर्कता जो है वो काफी अपेक्षित है कि अगर हम पहले से सतर्क रहें, सेंसिटिव रहें और चौकन्ने रहें तो बहुत हद तक इन चीजों पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई घटना ऐसी नहीं होती है जो कह के आती है, लेकिन अगर हम माइंड में लेकर के चले कि इस तरह से करेंगे तो एक चीजें नहीं हो सकती हैं तो नहीं होंगी। और कम से कम 7-8 टिप्स तो ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा अपने मतलब माइंड में सेटअप करके हमेशा चलना है कि ऐसा हो तो क्या करें। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, पहले जब भी कभी हम कहीं का यात्रा सुनियोजित करते हैं या प्लान बनाते हैं, उस यात्रा के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी को भी ना बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके प्लानिंग के बारे में नहीं जान सकता है कि आप कहाँ जाने वाली हैं, कैसे जाने वाली हैं, किस प्रकार जाने वाली हैं। तो सबसे पहले आप अपने यात्रा को सीक्रेट रखें। यात्रा से संबंधित कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट ना करें कि मैं ऑन द वे टू नवादा, ऑन द वे टू रांची, ऑन द वे टू मुंबई। पता चला कि आप यहाँ फैमिली ट्रिप के साथ मुंबई में हैं और इधर चोर जो है मौका मिल गया, उसको सूचना मिल गई कि और पूरा आपका घर उड़ा लिया। तो अगर एक ये प्रॉब्लम हो गई कि आप अपनी यात्रा को डिस्क्लोज ना करें। दूसरी बात, रात में अगर आप ऑटो और टैक्सी ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या सुरक्षा के उपाय करने हैं। रात को ऑटो या टैक्सी लेते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले बस का प्रयोग करें या वैसा ऑटो या टैक्सी ले जिसमें पैसेंजर्स पहले से बैठे हों। दूसरी बात, ऑटो में बैठते ही सबसे पहले ऑटो की जो नंबर होते हैं, ऑटो नंबर, कलर, रूट लाइन आप अपने घर वालों को जरूर बताएं या शेयर करें। और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपका मोबाइल ऑफ है और आप ऑटो का नंबर नहीं नोट कर पा रही हैं, अपने फैमिली को सूचना नहीं दे पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि फॉल्स कॉल ही करें। ऑटो वाले को ये नहीं पता कि आपका फोन में बैटरी है कि नहीं है या आप कॉल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आप अपने घर पे एक फॉल्स कॉल ही करें, हाँ मम्मी हम निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ये ऑटो है, पीला रंग का ऑटो है, इतना दूर में हम पहुंच चुके हैं, मैं मम्मी
इतने दूर में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो और आपको उसी भाषा में अपने घर वालों को बताना है कि ऑटो वाला ये बात समझ जाए कि ये हर पल की लोकेशन की जानकारी अपने घर वालों को दे रखी है। तो जरूरी नहीं है कि हम कॉल करके ही बताएं, लेकिन एक हमारा मेन मकसद है कि ऑटो वाले के दिमाग में ये बातें डाल दी जाएं कि ये जो बच्ची है, ये जो महिला है, इसकी लोकेशन सभी के पास है, तो वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन इन केस अगर आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है या ऑटो वाला रास्ता बदल रहा है तो आप क्या करेंगी? ऐसे परिस्थिति में आपके पास आपका दुपट्टा, आपका बैग, आपका स्टॉल, आपके नाखून, आपके हथियार हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं सोचनी है, नेगेटिव बातें भी सोचकर चलनी है। तो कैसे रोकेंगे हम इसको? अपना दुपट्टा से उसके जैसे ही लगता है कि ऑटो वाले ने रास्ता बदल दिया, अपना दुपट्टा उसके गले में लपेटकर पीछे तब तक खींचेंगे कि जब तक कि वो अनबैलेंस होकर के गाड़ी को रोक ना दे। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम है तो बीच में पूछेंगे आप। उसी तरह से आप अपने बैग का भी यूज कर सकती हैं, और अगर आपके पास बैग, दुपट्टा, स्टॉल ना हो तो उस व्यक्ति का कॉलर हम पीछे से पकड़ेंगे या टी शर्ट, जो भी चीज वो पहन रखा हो, और उसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे ताकि वो अनबैलेंस हो जाए और अपना संतुलन खो दे, और फिर हम वहां से भाग सकते हैं। तीसरी बात, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी घर से बाहर जाने से पहले मोबाइल को हमेशा चार्ज रखें। बिना चार्ज का मोबाइल, कम चार्ज का मोबाइल आपके किसी काम का नहीं है। आज एक है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में आज आपकी क्या है? आज आपके मुट्ठी में मोबाइल ही है। तो ये मोबाइल आपकी दुनिया है और इस मोबाइल का आप सदुपयोग करें। जहां भी जा रहे हैं वहां के थानाध्यक्ष का नंबर ले, वहां के एसपी का नंबर हो, वहां के सीमा की आपकी जानकारी हो, वहां के क्षेत्र की आपकी जानकारी हो। कोई अगर आपको पीछा कर रहे हैं तब आप क्या सावधानी बरत सकते हैं? अगर कोई आपका पीछा करता है तो ऐसी स्थिति में आप किसी फैमिली के घर पर जाकर इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि देखिए अंकल, देखिए आंटी, ये फलाना व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। नजदीकी कोई पुलिस चौकी हो तो आप वहां भी जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि एटीएम, जहां से एटीएम पैसा निकलता है, आप वहां भी जा सकते हैं और थोड़ी देर वहां रुक सकते हैं, क्योंकि वहां एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और एटीएम पूरी तरह से कैमरे से लैस होता है। तो वो व्यक्ति खुद ही आपका पीछा करना या अगर बदमाशी करने का मनसा बना रखा होगा तो वो पीछा करना छोड़ देगा, क्योंकि उसकी पहचान वहां जाहिर हो सकती है। अगर आप बिल्डिंग के बड़े बड़े लिफ्ट में फंस गए या कोई अजीब सा व्यक्ति आपके साथ लिफ्ट में ऊपर की ओर जाना चाह रहा है या आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, लिफ्ट से हम कैसे बचें? तो लिफ्ट से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति अजीब सा है और आप लिफ्ट में अकेले हैं, मान लीजिए आपको 12वें या 14वें तल्ले पे जाना है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगी? अपने माइंड में, दिमाग में हमेशा रखिए कि हम हमेशा लिफ्ट की बटन साइड खड़े हों और आप सारा बटन लिफ्ट का दबा दीजिए। इससे क्या होगा? लिफ्ट के बटन्स को पहचाने, उसमें एक अलार्म भी होता है, स्टॉप भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है लिफ्ट में। और अगर कुछ न समझ में आए तो जैसे हमने बताया कि 12 या 13 तल्ला पे जाना है तो 1 से लेकर सारे फ्लोर के बटन आप दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि लिफ्ट हर फ्लोर पे रुकती हुई जाएगी और आपको भागने में, निकलने में आसानी होगी। किसी ने आपके ऊपर अकेला देख करके घर में हमला कर दिया, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम अपने घर में किचन की ओर भागेंगे, कोई और कमरा नहीं बल्कि किचन की ओर, क्योंकि आप चाकू का प्रयोग करिए, प्लेट का प्रयोग करिए, नमक, मिर्च, मसाले जो मिलता है सबका प्रयोग करें। और दूसरी बात, चिल्लाना ना भूले। चिल्लाने से क्या होता है कि लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। उस वक्त के लिए आपको मिल जाएगी राहत। उसके बाद आप पुलिस को कॉल करिए। अगर आपको कोई अश्लील कॉल कर रहा है और गंदी बातें कर रहा है तो आप कृपया करके दोबारा उस कॉल को मत उठाएं और देखें कि कितनी बार कॉल कर रहा है। अगर ज्यादा बार कर रहा है तो आप पुलिस में इसकी शिकायत करें। आप उससे ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा गाली गलौज करेंगे तो बातें बढ़ती जाएंगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। फेसबुक पर अपने गंदे फोटो, अश्लील फोटो या आपत्तिजनक फोटो न अपलोड करें। ये सब फोटो अपलोड करने से बचे, ऐसी परिस्थिति ही न लाए। आजकल वीडियो कॉल का जमाना हो गया है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लड़कियां वीडियो कॉल कर ले रही हैं, उसका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी भी सेफ नहीं है। अपने मर्यादा को पहचाने, अपने लिमिटेशंस को जाने
ये मैं नहीं कहती कि डर से बाहर निकलना छोड़ दीजिए, लेकिन डर के साथ आप जिए भी नहीं। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो। हमारे समाज में इस तरह की गंदगियां भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन नहीं निकलेंगे। घर में वहाँ लड़के रहते, वहाँ लफंगे रहते, वहाँ छेड़खानी होती है, उस रास्ते से मत जाओ, ऐसा कपड़ा मत पहनो, ऐसा सज कर मत जाओ। ऐसा नहीं है, हम लड़कियां हैं, हम सजेंगे, हम सजाएंगे खुद को, हम निखरेंगे और निखर कर सामने आएंगे, ताकि समाज को हम बताएं ये हमारा, हम लड़कियां होने का जो कर्तव्य है वो हम करेंगे, लेकिन एक अपने लिमिटेशन में। माँ बाप को भी साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि लड़कियां जो भी पहनकर जा रही हैं घर से बाहर, उनके कपड़ों, उनके आचार व्यवहार पर ध्यान दें। दोस्ती में आप एक बात ध्यान रखें, दोस्त बनाएं, लड़कों से दोस्ती करें, लेकिन ओप्पो वीवो फोन की तरह नहीं। ओप्पो वीवो फोन क्यों कहा मैंने, क्योंकि ओप्पो वीवो फोन जो है, आजकल हम कौन सा फोन पसंद करते हैं जिसमें सेल्फी लेते हैं और देखते हैं कि इसमें मेरा चेहरा बहुत अच्छा आ रहा है, एक भी स्पॉट नहीं आ रहा है। तो वैसा फोन वाले, ओप्पो वीवो वाले लड़कों से बचे कि जो सिर्फ आपकी तारीफ करते हो। वैसे लड़कों से दोस्ती करें जो आपकी गलतियां भी बताते हो, ठीक है। वैसे लोगों से मिले जो आपकी गलतियां बताएं और आप में सुधार लाने की प्रयास करें, या आपकी जो ओरिजिनल तारीफ है वो करें। इस चीजों को पहचाने आप। तो ओप्पो वीवो फोन की तरह दोस्त ना बनाएं और वैसे लोगों से दोस्ती करें जो आपकी रियलिटी को बताएं। और कोई अगर मतलब अवेयरनेस को कान में जो आजकल लगा करके चलते हेडफोन लगा करके रास्ते पर ना चले। जब भी चले तो आप देखें कि अगल बगल कौन है, कौन नहीं है, कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन मेरे आगे गुजरा, कौन क्या कमेंट कर रहा है। इस तरह की चीजों को अवेयर करें, उसको कैच करें, ठीक है। जहां आप काम करते हैं, कार्यस्थल पे या कॉलेज में या कहीं भी, किसी के अनवांटेड डिमांड को सहमति ना दे या उसको चुप ना रहे। चुप रहना आपकी सहमति समझी जाएगी। उसी वक्त आप विरोध करें, आपका पहला विरोध ही आपका सबसे बड़ा कदम होगा। किसी को और कोई क्वेश्चंस है? हम अलर्ट रहे, क्योंकि कोई भी बीमार होता है तो उसका तो इलाज करवाता है, लेकिन हम लोग पहले से ही जागरूक रहते हैं कि हमें बीमारी न हो। हम बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं। तो यहाँ पर अभी रवि रंजना मैडम बहुत सारी आप लोगों को बातें बताई हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, यानी कि सखी वन स्टॉप सेंटर आप लोग के लिए एक सखी के रूप में उभर कर आई है। तो सबसे पहले तो मैं एक अपना नंबर देना चाहूंगी, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि बहुत सारी जानते हैं कि हम थाना जाए, हेल्पलाइन जाए, लेकिन जाने में उनको झिझक होता है, संकोच होता है, डर होता है कि हमारे माता पिता कहीं न जान जाए, या किसी की हम कंप्लेन कर रहे हैं तो आस पड़ोस में अगर आपका कंप्लेन हो रहा है, कोई दोस्त है, महिला है जिसको कि काफी तकलीफ है, वो परेशानी में है, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं कि नहीं मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, या यहाँ पर उपस्थित है किसी न किसी को कुछ न कुछ समस्या होगी, लेकिन वो यहाँ पर बाहर में खुलकर सामने नहीं आना चाहती हैं, तो वैसे के लिए हम लोग एक नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाए हुए हैं, ताकि वो अपनी जानकारी को गोपनीय अगर रखना चाहती हैं तो उनकी हम लोग गोपनीयता का पूरे ख्याल रखते हैं। अगर वो किसी तरह की सूचना देना चाहती हैं, कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती हैं, तो उनकी गोपनीयता का हम लोग ख्याल रखते हैं। इसके लिए नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 977 146 8011 न्यूज चैनल, सोशल साइट्स देखते हैं तो वहाँ 30 से 40% तक ऐसे अपराध सामने आते हैं जिनमें महिलाओं के साथ हो रहे हैं अपराध दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। बच्चियां कृपया साइलेंट होकर के आप लोग, ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग होने से पहले रोक सकते हैं। उसके लिए हमारी सतर्कता जो है वो काफी अपेक्षित है कि अगर हम पहले से सतर्क रहे, सेंसिटिव रहें और चौकन्ने रहें तो बहुत हद तक इन चीजों पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई घटना ऐसी नहीं होती है जो कह के आती है, लेकिन अगर हम माइंड में लेकर के चले कि इस तरह से करेंगे तो एक चीजें नहीं हो सकती हैं तो नहीं होंगी। और
कम से कम 7-8 टिप्स तो ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा अपने मतलब माइंड में सेटअप करके हमेशा चलना है कि ऐसा हो तो क्या करें। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, पहली जब भी कभी हम कहीं का यात्रा सुनियोजित करते हैं या प्लान बनाते हैं, उस यात्रा के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी को भी ना बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके प्लानिंग के बारे में नहीं जान सकता है कि आप कहाँ जाने वाली हैं, कैसे जाने वाली हैं, किस प्रकार जाने वाली हैं। तो सबसे पहले आप अपने यात्रा को सीक्रेट रखें। यात्रा से संबंधित कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट ना करें कि मैं ऑन द वे टू नवादा, ऑन द वे टू रांची, ऑन द वे टू मुंबई। पता चला कि आप यहाँ फैमिली ट्रिप के साथ मुंबई में हैं और इधर चोर जो है मौका मिल गया, उसको सूचना मिल गई कि और पूरा आपका घर उड़ा लिया। तो अगर एक ये प्रॉब्लम हो गई कि आप अपनी यात्रा को डिस्क्लोज ना करें। दूसरी बात, रात में अगर आप ऑटो और टैक्सी ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या सुरक्षा के उपाय करने हैं। रात को ऑटो या टैक्सी लेते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले बस का प्रयोग करें या वैसा ऑटो या टैक्सी ले जिसमें पैसेंजर्स पहले से बैठे हों। दूसरी बात, ऑटो में बैठते ही सबसे पहले ऑटो की जो नंबर होते हैं, ऑटो नंबर, कलर, रूट लाइन आप अपने घर वालों को जरूर बताएं या शेयर करें। और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपका मोबाइल ऑफ है और आप ऑटो का नंबर नहीं नोट कर पा रही हैं, अपने फैमिली को सूचना नहीं दे पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि फॉल्स कॉल ही करें। ऑटो वाले को ये नहीं पता कि आपका फोन में बैटरी है कि नहीं है, या आप कॉल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आप अपने घर पे एक फॉल्स कॉल ही करें। हाँ मम्मी, हम निकल गए हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ये ऑटो है, पीला रंग का ऑटो है, इतना दूर में हम पहुंच चुके हैं, मम्मी इतने दूर में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो और आपको उसी भाषा में अपने घर वालों को बताना है कि ऑटो वाला ये बात समझ जाए कि ये हर पल की लोकेशन की जानकारी अपने घर वालों को दे रखी है। तो जरूरी नहीं है कि हम कॉल करके ही बताएं, लेकिन एक हमारा मेन मकसद है कि ऑटो वाले के दिमाग में ये बातें डाल दी जाएं कि ये जो बच्ची है, ये जो महिला है, इसकी लोकेशन सभी के पास है, तो वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन इन केस अगर आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है या ऑटो वाला रास्ता बदल रहा है, तो आप क्या करेंगी? ऐसी परिस्थिति में आपके पास आपका दुपट्टा, आपका बैग, आपका स्टॉल, आपके नाखून, आपके हथियार हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं सोचनी है, निगेटिव बातें भी सोचकर चलनी है। तो कैसे रोकेंगे हम इसको? अपना दुपट्टा से उसके जैसे ही लगता है कि ऑटो वाले ने रास्ता बदल दिया, अपना दुपट्टा उसके गले में लपेटकर पीछे तब तक खींचेंगे कि जब तक कि वो अनबैलेंस होकर के गाड़ी को रोक ना दे। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम है तो बीच में पूछेंगे आप। उसी तरह से आप अपने बैग का भी यूज कर सकती हैं, और अगर आपके पास बैग, दुपट्टा, स्टॉल ना हो तो उस व्यक्ति का कॉलर हम पीछे से पकड़ेंगे या टी शर्ट, जो भी चीज वो पहन रखा हो, और उसको पीछे की तरफ खींचेंगे ताकि वो अनबैलेंस हो जाए और अपना संतुलन खो दे, और फिर हम वहां से भाग सकते हैं। तीसरी बात, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी घर से बाहर जाने से पहले मोबाइल को हमेशा चार्ज रखें। बिना चार्ज का मोबाइल, कम चार्ज का मोबाइल आपके किसी काम का नहीं है। आज एक है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में आज आपकी क्या है? आज आपके मुट्ठी में मोबाइल ही है। तो ये मोबाइल आपकी दुनिया है और इस मोबाइल का आप सदुपयोग करें। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के थानाध्यक्ष का नंबर ले, वहाँ के एसपी का नंबर हो, वहाँ के सीमा की आपकी जानकारी हो, वहाँ के क्षेत्र की आपकी जानकारी हो। कोई अगर आपको आप पीछा कर रहे हैं तब आप क्या सावधानी बरत सकते हैं? अगर कोई आपका पीछा करता है तो ऐसी स्थिति में आप किसी फैमिली के घर पर जाकर इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि देखिए अंकल, देखिए आंटी, ये फलाना व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। नजदीकी कोई पुलिस चौकी हो तो आप वहां भी जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि एटीएम, जहां से एटीएम पैसा निकलता है, आप वहां भी जा सकते हैं और थोड़ी देर वहां रुक सकते हैं, क्योंकि वहां एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और एटीएम पूरी तरह से कैमरे से लैस होता है। तो वो व्यक्ति खुद ही आपका पीछा करना या अगर बदमाशी करने का मनसा बना रखा होगा तो वो पीछा करना छोड़ देगा, क्योंकि उसकी पहचान वहां जाहिर हो सकती है।
अगर आप बिल्डिंग के बड़े बड़े लिफ्ट में फंस गए या कोई अजीब सा व्यक्ति आपके साथ लिफ्ट में ऊपर की ओर जाना चाह रहा है या आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, लिफ्ट से हम कैसे बचें? तो लिफ्ट से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति अजीब सा है और आप लिफ्ट में अकेले हैं, मान लीजिए आपको 12वें या 14वें तल्ले पे जाना है, तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगी? अपने माइंड में, दिमाग में हमेशा रखिए कि हम हमेशा लिफ्ट की बटन साइड खड़े हों और आप सारा बटन लिफ्ट का दबा दीजिए। इससे क्या होगा, लिफ्ट में बटन, लिफ्ट के बटन्स को पहचाने, उसमें एक अलार्म भी होता है, स्टॉप भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है लिफ्ट में। और अगर कुछ न समझ में आए तो जैसे आपने बताया कि 12 या 13 तल्ला पे जाना है, तो 1 से लेकर सारे फ्लोर के बटन आप दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि लिफ्ट हर फ्लोर पे रुकती हुई जाएगी और आपको भागने में, निकलने में आसानी होगी। किसी ने आपके ऊपर अकेला देख करके घर में हमला कर दिया, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम अपने घर में किचन की ओर भागेंगे, कोई और कमरा नहीं बल्कि किचन की ओर, क्योंकि आपको आप चाकू का प्रयोग करिए, प्लेट का प्रयोग करिए, नमक, मिर्च, मसाले जो मिलता है सबका प्रयोग करें। और दूसरी बात, चिल्लाना ना भूले। चिल्लाने से क्या होता है कि लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं, उस वक्त के लिए आपको मिल जाएगी राहत। उसके बाद आप पुलिस को कॉल करिए। अगर आपको कोई अश्लील कॉल कर रहा है और गंदी बातें कर रहा है, तो आप कृपया करके दोबारा उस कॉल को मत उठाएं और देखें कि कितनी बार कॉल कर रहा है। अगर ज्यादा बार कर रहा है तो आप पुलिस में इसकी शिकायत करें। आप उससे ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा गाली गलौज करेंगे तो बातें बढ़ती जाएंगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। फेसबुक पर अपने गंदे फोटो, अश्लील फोटो या आपत्तिजनक फोटो न अपलोड करें। ये सब फोटो अपलोड करने से बचे, ऐसी परिस्थिति ही ना लाए। आजकल वीडियो कॉल का जमाना हो गया है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लड़कियां वीडियो कॉल कर ले रही हैं, उसका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी भी सेफ नहीं है। अपने मर्यादा को पहचाने, अपने लिमिटेशंस को जाने। ये मैं नहीं कहती कि डर से बाहर निकलना छोड़ दीजिए, लेकिन डर के साथ आप जिए भी नहीं। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल न हो। हमारे समाज में इस तरह की गंदगियां भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन नहीं निकलेंगे। घर में वहाँ लड़के रहते, वहाँ लफंगे रहते, वहाँ छेड़खानी होती है, उस रास्ते से मत जाओ, ऐसा कपड़ा मत पहनो, ऐसा सज कर मत जाओ। ऐसा नहीं है, हम लड़कियां हैं, हम सजेंगे, हम सजाएंगे खुद को, हम निखरेंगे और निखर कर सामने आएंगे, ताकि समाज को हम बताएं ये हमारा, हम लड़कियां होने का जो कर्तव्य है वो हम करेंगे, लेकिन एक अपने लिमिटेशन में। माँ बाप को भी साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि लड़कियां जो भी पहनकर जा रही हैं घर से बाहर, उनके कपड़ों, उनके आचार व्यवहार पर ध्यान दें। दोस्ती में आप एक बात ध्यान रखें, दोस्त बनाएं, लड़कों से दोस्ती करें, लेकिन ओप्पो वीवो फोन की तरह नहीं। ओप्पो वीवो फोन क्यों कहा मैंने? क्योंकि ओप्पो वीवो फोन जो है, आजकल हम कौन सा फोन पसंद करते हैं जिसमें सेल्फी लेते हैं और देखते हैं कि इसमें मेरा चेहरा बहुत अच्छा आ रहा है, एक भी स्पॉट नहीं आ रहा है। तो वैसा फोन वाले, ओप्पो वीवो वाले लड़कों से बचे कि जो सिर्फ आपकी तारीफ करते हो। वैसे लड़कों से दोस्ती करें जो आपकी गलतियां भी बताते हो, ठीक है। वैसे लोगों से मिले जो आपकी गलतियां बताएं और आप में सुधार लाने की प्रयास करें, या आपकी जो ओरिजिनल तारीफ है वो करें। इस चीजों को पहचाने आप। तो ओप्पो वीवो फोन की तरह दोस्त ना बनाएं और वैसे लोगों से दोस्ती करें जो आपकी रियलिटी को बताएं। और कोई अगर मतलब अवेयरनेस को कान में जो आजकल लगा करके चलते हैं हेडफोन लगा करके रास्ते पर ना चले। जब भी चले तो आप देखें कि अगल बगल कौन है, कौन नहीं है, कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन मेरे आगे गुजरा, कौन क्या कमेंट कर रहा है। इस तरह की चीजों को अवेयर करें, उसको कैच करें, ठीक है। जहां आप काम करते हैं, कार्यस्थल पे या कॉलेज में या कहीं भी, किसी के अनवांटेड डिमांड को सहमति ना दे या उसको चुप ना रहे। चुप रहना आपकी सहमति समझी जाएगी। उसी वक्त आप विरोध करें, आपका पहला विरोध ही आपका सबसे बड़ा कदम होगा। किसी को और कोई क्वेश्चंस है? हम अलर्ट रहे, क्योंकि कोई भी बीमार होता है तो उसका तो इलाज करवाता है, लेकिन हम लोग पहले से ही जागरूक रहते हैं कि हमें बीमारी न हो। हम बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं। तो यहाँ पर अभी रवि रंजना मैडम बहुत सारी आप लोगों को बातें बताई हैं।
सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। यानी कि सखी वन स्टॉप सेंटर आप लोग के लिए एक सखी के रूप में उभर कर आई है। तो सबसे पहले तो मैं एक अपना नंबर देना चाहूंगी, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि बहुत सारी जानते हैं कि हम थाना जाए, हेल्पलाइन जाए, लेकिन जाने में उनको झिझक होता है, संकोच होता है, डर होता है कि हमारे माता पिता कहीं न जान जाए, या किसी की हम कंप्लेन कर रहे हैं तो आस पड़ोस में अगर आपका कंप्लेन हो रहा है, कोई दोस्त है, ये महिला है जिसको कि काफी तकलीफ है, वो परेशानी में है, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं कि नहीं मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, या यहाँ पर उपस्थित है किसी न किसी को कुछ न कुछ समस्या होगी, लेकिन वो यहाँ पर बाहर में खुलकर सामने नहीं आना चाहती हैं, तो वैसे के लिए हम लोग एक नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाए हुए हैं, ताकि वो अपनी जानकारी को गोपनीय अगर रखना चाहती हैं तो उनकी हम लोग गोपनीयता का पूरे ख्याल रखते हैं। अगर वो किसी तरह की सूचना देना चाहती हैं, कंप्लेन दर्ज करवाना चाहती हैं, तो उनकी गोपनीयता का हम लोग ख्याल रखते हैं। इसके लिए नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 977 146 8011 IAS प्रशिक्षु हूँ, अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ गया में। बिहार कैडर है मेरा, मैं रहने वाली भी बिहार की ही हूँ। और मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ टिप्स और जनरल चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ एज अ वुमन, एज अ गर्ल, एज अ वर्किंग वुमन, एज अ स्टूडेंट, जो भी मैंने फेस किया और कहाँ पे मुझे लगता है कि जब मैं आपके एज में थी, आपके जो अभी आप स्टूडेंट हैं, उस समय मैं मेरे में क्या कमी थी जिसकी वजह से मुझे कभी कभी लगा कि नहीं ये चीज़ मुझे भी कोई हेल्प करता, मुझे भी कोई बताता तो शायद मुझे उतनी परेशानी नहीं होती। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें, अभी जैसे मेरे पहले जो स्पीकर बोल रही थी मैडम ने बहुत अच्छा डिटेल बताया काउंसलिंग के लिए, हेल्पलाइन के बारे में, लॉज, जो भी कानून है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा उन्होंने भी कहा, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। हमारे मेडिकल साइंस में कहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, आप लोग भी जानते होंगे, कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। लेकिन इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि प्रिकॉशन इज एज इम्पोर्टेंट एज क्योर, ठीक है। क्योर भी इम्पोर्टेंट है, अब प्रिकॉशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ घटना घटने वाली है, हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो पहले तो प्रिकॉशन होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बोला सतर्क होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारे अधिकार क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, ठीक है, हमारा क्या इसमें हमें हेल्प क्या मिल सकती है प्रशासन से या पुलिस से, ये सब। और अगर कुछ घटने वाला है तो रिस्पॉन्स भी हमारा वैसा होना चाहिए कि तुरंत कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति को टैकल करना हमें आना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ घटित हो जाता है, जैसे मैं क्योर की बात कर दी हूँ, जैसे कुछ घटित हो जाता है, प्रिवेंट हम नहीं कर पाए, हम उसके लिए प्रिकॉशन ले रहे थे, फिर भी कुछ गलत हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण, तो भी हमें वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जनरली लड़कियां क्या करती हैं, हेजिटेट करती हैं, संकोच करती हैं, कुछ भी शेयर नहीं करती हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने तक रखने की कोशिश करती हैं, ये सब इश्यूज, डरती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है जनरली। तो ये सब अगर कुछ घटित भी हो जाता है तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए मेरे समझ से, इसको भी हमें शेयर करना चाहिए विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, पुलिस के पास जाना चाहिए, ताकि हम इसको फर्दर होने से प्रिवेंट कर सकें और हमारी भी स्थिति जो हमारा मनोबल कम हो जाता है उसको भी हम बढ़ा सकें। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। 2012 में निर्भया कांड के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैं स्टूडेंट थी उस वक्त, जैसे आप लोग हो, मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे भी कुछ पता नहीं था, प्रशासन, पुलिस, लॉज, कानून कुछ नहीं। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और कोइंसिडेंटली उसी वक्त मुझे कहीं दूसरे शहर में ट्रैवल करना था, वो भी गर्ल्स ग्रुप के साथ, जिसमें कि कोई गार्जियन नहीं है मेरा, कोई भाई लड़का कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग गर्ल्स थी। तो मैं इतना डर गई थी कि मैं वो कैंसिल करने का सोच रही थी कि ये मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि अगर मुझे भी इस तरह के किसी सेमिनार में या कहीं पे भी थोड़ा भी एक्सपोजर होता उस एज में, तो मैं जितना डर गई थी शायद मैं उतना नहीं डरती। तो इसीलिए ये बहुत, जैसे कल इन्होंने बोला, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट 2 मीटिंग थी, लेकिन मैंने इस पहली को और पहला कर दिया, दूसरी को और डिले कर दिया।
और मुझे लगा कि नहीं यहाँ तो मुझे जाना ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। प्रशिक्षु हूँ, अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ गया में। बिहार कार्डर है मेरा, मैं रहने वाली भी बिहार की ही हूँ। और मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ टिप्स और जनरल चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ एज अ वुमन, एज अ गर्ल, एज अ वर्किंग वुमन, एज अ स्टूडेंट, जो भी मैंने फेस किया और कहाँ पे मुझे लगता है कि जब मैं आपके एज में थी, आपके जो अभी आप स्टूडेंट हैं, उस समय मैं मेरे में क्या कमी थी जिसकी वजह से मुझे कभी कभी लगा कि नहीं ये चीज़ मुझे भी कोई हेल्प करता, मुझे भी कोई बताता तो शायद मुझे उतनी परेशानी नहीं होती। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें, अभी जैसे मेरे पहले जो स्पीकर बोल रही थी मैडम ने बहुत अच्छा डिटेल बताया काउंसलिंग के लिए, हेल्पलाइन के बारे में, लॉज, जो भी कानून है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा उन्होंने भी कहा, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। हमारे मेडिकल साइंस में कहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, आप लोग भी जानते होंगे, कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। लेकिन इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि प्रिकॉशन इज एज इम्पोर्टेंट एज क्योर, ठीक है। क्योर भी इम्पोर्टेंट है, अब प्रिकॉशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ घटना घटने वाली है, हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो पहले तो प्रिकॉशन होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बोला सतर्क होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारे अधिकार क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, ठीक है। हमारा क्या इसमें हमें इससे हेल्प क्या मिल सकती है प्रशासन से या पुलिस से, ये सब। और अगर कुछ घटने वाला है तो रिस्पांस भी हमारा वैसा होना चाहिए कि तुरंत कैसे हम अपने आप को स्ट्रांग बना के आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति को टैकल करना हमें आना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ घटित हो जाता है, जैसे मैं क्योर की बात कर दी हूँ, जैसे कुछ घटित हो जाता है, प्रिवेंट हम नहीं कर पाए, हम उसके लिए प्रिकॉशन ले रहे थे, फिर भी कुछ गलत हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण, तो भी हमें वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जनरली लड़कियां क्या करती हैं, हेजिटेट करती हैं, संकोच करती हैं, कुछ भी शेयर नहीं करती हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने तक रखने की कोशिश करती हैं, ये सब इश्यूज, डरती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है जनरली। तो ये सब अगर कुछ घटित भी हो जाता है तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए मेरे समझ से, इसको भी हमें शेयर करना चाहिए विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, पुलिस के पास जाना चाहिए, ताकि हम इसको फर्दर होने से प्रिवेंट कर सकें और हमारी भी स्थिति जो हमारा मनोबल कम हो जाता है उसको भी हम बढ़ा सकें। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। 2012 में निर्भया कांड के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैं स्टूडेंट थी उस वक्त, जैसे आप लोग हो, मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे भी कुछ पता नहीं था, प्रशासन, पुलिस, लॉज, कानून कुछ नहीं। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और कोइंसिडेंटली उसी वक्त मुझे कहीं दूसरे शहर में ट्रैवल करना था, वो भी गर्ल्स ग्रुप के साथ, जिसमें कि कोई गार्जियन नहीं है मेरा, कोई भाई लड़का कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग गर्ल्स थी। तो मैं इतना डर गई थी कि मैं वो कैंसिल करने का सोच रही थी कि ये मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि अगर मुझे भी इस तरह के किसी सेमिनार में या कहीं पे भी थोड़ा भी एक्सपोजर होता उस एज में, तो मैं जितना डर गई थी शायद मैं उतना नहीं डरती। तो इसीलिए ये बहुत, जैसे कल इन्होंने बोला, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट 2 मीटिंग थी, लेकिन मैंने इस पहली को और पहला कर दिया, दूसरी को और डिले कर दिया, और मुझे लगा कि नहीं यहाँ तो मुझे जाना ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। होगी जिसने इसको नहीं फेस किया होगा, उसमें हमें क्या लगता है कि ये तो मतलब कैसे शेयर करूं, एम्बैरेसमेंट होती है कि नहीं होती है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, प्रशासन है, पुलिस है, हर चीज, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप सब कुछ उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। जब वो आपके साथ कुछ भी ऐसा सुरक्षा से रिलेटेड कुछ भी होता है तो आपको भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उसको प्रिवेंट करना है। अपने आप को हमेशा इमोशनली इतना स्ट्रांग और मेंटली अलर्ट रखना है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी सुरक्षा है क्या। जैसे हमारे मेडिकल साइंस में ये भी कहते हैं कि merely an absence of disease is not health, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बीमारी नहीं है तो आप बहुत हेल्दी हैं। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है तो आप बहुत सुरक्षित हैं। सुरक्षित एक परिस्थिति है, एक ब्रॉड टर्म है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा या किसी भी इंसान की सुरक्षा एक परिस्थिति है जिसमें कोई भी इंसान या कोई भी महिला भय मुक्त होकर अपना
व्यक्तित्व का विकास कर सके, एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके, उसे किसी चीज का भय ना हो कि उसके साथ कुछ भी हो जाएगा या कुछ भी अप्रिय हो जाएगा। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अभी महिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ठीक है, वो अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ये सच्चाई है। कहीं भी जा रहे हो आपको पूरा भरोसा है उस पर, फिर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, रात में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी फैमिली के टच में रहना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, अपनी सेफ्टी के बारे में। घर वालों से छुपा के मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ लड़कियों को करनी चाहिए। आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, फैमिली को बता सकते हो। और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा मार्शल आर्ट की ज़रूरत है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए बेसिक टेक्निक मुझे लगता है, मैं अनुरोध भी करूंगी प्रिंसिपल साहब से, अगर ये हो सके कि एक वर्कशॉप जैसा हम भी उसमें अगर इन्वॉल्व हो, कुछ कोई भी इस तरह से अरेंज हम लोग कर सके कि बेसिक टिप्स जो होते हैं 1 2 3 4 जो होते हैं, और एक वो अरेंज कर सके कि बेसिक टेक्निक सिखाए जा सके लड़कियों को। का सही मायने में अर्थ क्या है? महिला सशक्तिकरण तब होता है जब आपको अच्छी एजुकेशन, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और सबसे महत्वपूर्ण जब आपको अपने लीगल राइट्स, जो आपके अधिकार हैं, उनकी नॉलेज हो, तभी आप बोल सकते हैं कि एक महिला का सशक्तिकरण हो रहा है। यदि आज हम सब यहीं पर हैं, किसी को नहीं पता कि कुछ घटना होती है तो उसे क्या करना है, उसे कहाँ जाना है, तो वो सशक्तिकरण अधूरा है। इसके बाद मैं एक महिला का जो लाइफ स्पैन रहता है, अगर उसको विभिन्न चरणों में बांटा जाए तो हर चरण में उसका वह अपराध का शिकार बनती है। जब एक बच्ची जन्म लेती है, जन्म नहीं भी लेती है, तो वो शिकार होती है भ्रूण हत्या का। जब एक बच्ची अपनी किशोर अवस्था में आती है तो बाल विवाह जैसे अपराधों का वो शिकार बनती है। शादी होने के बाद दहेज जैसी प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ती है, दहेज की मांग होना, पति का उसे पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहा जाता है। और कुछ देर पहले डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जब पूछा गया तो केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं है, वो मानसिक प्रताड़ना भी है। जब एक महिला अपने मदरहुड में आती है, जब वो एक माँ बनना चाहती है, तो उसको शारीरिक और मानसिक दोनों ही उत्पीड़न झेलना पड़ता है एक बेटे को जन्म देने के लिए। मुझे टॉपिक दिया गया कि आपको बात करना है साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी अपराध हो रहे हैं, कैसे महिला वहां पर अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। तो जो फोन सभी बच्चियों के हाथ में है, ये उतना ही हमें एम्पावर करता है और उतना ही हमें वल्नरेबल भी बनाता है। अगर आप भारत के आंकड़ों में जाएंगे अपराध में जो महिला के खिलाफ होते हैं, तो वो 4 लाख से अधिक केस रजिस्टर होते हैं हर साल। और यही अगर आप बिहार का आंकड़ा देखेंगे तो 18,000 से अधिक केसेस दर्ज किए जाते हैं। और ये वो केसेस हैं जो महिलाएं थाना में आकर रिपोर्ट करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो उत्पीड़न सहन करती रहती हैं लेकिन कभी थाना तक नहीं पहुंचती, या तो वो खुद से नहीं पहुंचती या उनकी आवाज को पहुंचने नहीं दिया जाता। तो साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, ये सब हमारी नॉलेज के लिए भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को और वल्नरेबल भी बनाता है। सभी जो युवा हैं या बच्चियां हैं वो आज एक होड़ में चल रही हैं। इंस्टाग्राम पे किसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, किसकी फेसबुक फ्रेंड सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन ये होड़ में हम कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपकी साइबर में, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको मिसयूज करके आपको बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। अगर मैं साइबर क्राइम आपको बताना चाहूं जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, तो स्टॉकिंग हुआ, आपकी पिक्चर्स को मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल करना हुआ, आपसे संबंध बनाया गया ऑनलाइन जिसमें आप उस झांसे में पड़ जाती हैं और उसके बाद कुछ गलत जो कदम लिए जाते हैं और जो आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो ये सब आपके जो अपराध हैं ये अधिकतर देखे गए हैं। कुछ दिनों पहले ही मैं महिला थाना में काफी समय व्यतीत किया है ये जानने के लिए कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ क्या ज्यादा से ज्यादा अपराध आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगी कि जो अपराध आए वो थे शादी का झांसा देकर
उन लोगों के साथ संबंध बनाया गया और बाद में उन लोगों के साथ शादी नहीं हुई। तो जब हमें ऐसे अपराधों से बचना होता है तो बहुत बार ये हाईलाइट किया गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आईटी एक्ट हमारी भारत सरकार ने बनाया है जिसमें बहुत सारे अपराधियों को ऐसे अपराध करने पर कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप प्रिवेंशन पे फॉलो करेंगी, अगर आप सतर्क रहेंगी और मीडिया और सोशल मीडिया जैसी साइट्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगी तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। कई बार अनजाने में हम लोग ध्यान नहीं देते कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूंगी जिन चीजों का आप ध्यान रख सकती हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या जब इंफॉर्मेशन हम बाहर दुनिया को देते हैं तो हम अपने आप को और वल्नरेबल ही बना रहे हैं। तो इन चीजों से बचें। ये चीजें जो हैं, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बाहर समाज में अभी भी गंदगी है और वो गंदगी जो है, वो जो कीचड़ है, वो कमल पर ही दिखाई देगी। तो आप वो कमल हैं जिसे इस गंदगी से ऊपर उठना है और ऊपर उठने के लिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और अप्रिशिएट करना है। आप 1000 फॉलोअर्स के साथ, 1000 फेसबुक फ्रेंड्स के साथ आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब वर्चुअल वर्ल्ड जो है, ये दिमाग को एक झांसा देने के लिए है। जो ऑनलाइन आपको रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, जहां पर बहुत सारे असामाजिक तत्व आपसे बात करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज बहुत बार हमारे स्पीकर्स ने भी हाईलाइट की कि अगर कोई आपको हमेशा जो है, एक पुलिसिंग में होता है कि हम हमेशा शक की निगाहों से देखते हैं। अगर हमारे सामने विक्टिम भी आएगा तो हमारा दिमाग हमेशा विक्टिम की तरफ, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन विक्टिम के लिए भी एक शक की निगाह रहती है और उसी से हम हमेशा जो है राइट पुलिसिंग की तरफ जाते हैं। तो ये मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि आप जब भी किसी से बात करें या कोई भी बात करें तो हमेशा एक दूसरे नजरिए से भी सोचें कि वो आपसे ऐसी बात क्यों कर रहा है, इतनी तारीफें क्यों कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या उसका स्वार्थ हो सकता है। अब रहा आपकी साइबर सिक्योरिटी और आपके फोन की हेल्थ के बारे में जानने के लिए, हमेशा इंश्योर करें कि आपके फोन, आपके लैपटॉप्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो पासवर्ड है हमेशा स्ट्रांग रखें, अल्फा न्यूमेरिक में रखें, ठीक है। कम से कम फिंगरप्रिंट्स और फेस आईडीज का यूज करें बिकॉज दे आर इजी टू ट्रैक और उनको इजीली ओपन किया जा सकता है। अभी जो है वर्चुअल क्लासरूम्स और ये सब का बहुत ट्रेंड हो गया है आफ्टर कोविड। तो हमेशा जब भी आप लैपटॉप यूज करते हैं तो इंश्योर करें कि आपका वेबकैम कनेक्टेड तो नहीं है। हमेशा जब देखेंगे तो वेबकैम के पास एक लाइट रहती है जो हमेशा जब भी यूज करेंगे तो ऑन रहेगी। तो इंश्योर करें कि यदि आप कोई ऐसा ऐप यूज नहीं कर रही हैं जो कि वेबकैम को यूज कर रहा हो, अगर तब भी वो लाइट ऑन है तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उसको फॉर्मेट करवाएं या किसी अच्छे साइबर कैफे के पास जाके उसको चेक करवाएं। तीसरा चीज वही जो मैंने आपको पहले बोला कि अनावश्यक अपने बारे में, अपनी निजी इंफॉर्मेशन को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं करें। यहाँ पर जितनी भी बच्चियां हैं वो काफी पढ़ी लिखी हैं, कॉलेज लेवल पर हैं, स्कूल लेवल पर हैं। तो ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों को शादी का झांसा देकर आपसे संबंध बनाया गया। बच्चे, आप बहुत समझदार हैं, तो आप लोगों को ही सबसे पहले, पुलिस आपके क्योर के लिए है। अगर कोई भी अपराध होगा तो हर थाना आपके साथ खड़ा है, आपको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी एक नागरिक की भी है कि क्राइम को वो प्रिवेंट करे। आपके साथ कोई क्राइम होता है तो हर थाना में एक महिला है, आप महिला थाना भी जा सकती हैं। और मैं आपको इतना इंश्योर करती हूँ कि जितनी अभी तक मेरी इंटरेक्शन हुई है हर थाना के साथ, हर एसएचओ जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड विमेन। हमारे बीच जितना ज्यादा ध्यान हो सके वो आप दें। जितना हम लोगों को वल्नरेबल बनाते हैं उतना ही एम्पावर भी करते हैं। महिला थाना की थाना अध्यक्ष रंजना जी ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि जब भी आप ट्रैवल कर रही हैं तो इंश्योर करें कि आपकी जो लोकेशन है वो आपके परिजनों को पता हो, केवल परिजनों को पता हो, किसी और को नहीं।
आप व्हाट्सएप लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। उसके बाद तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हम हमेशा जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो एक पुरुष की तरफ देखती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं, आप अगर अपने आप को कमजोर समझेंगी तो ये समाज आपको और कमजोर बनाएगा। यदि आप अपनी पोजीशन पर दृढ़ता के साथ खड़ी रहेंगी तो कोई ऐसा नहीं है जो आप पर उंगली उठाए। और पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपकी सपोर्ट में है। आपको जो भी आपके सपने हैं आप वो अच्छे से पूरा करें, उसके सपोर्ट में है। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसका मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस चीज पर पूरा ध्यान दें। शहर के बागेश्वरी मोहल्ला में स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षण संस्थान की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में CRPF के 44 जवानों के उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर व कैंडल जलाकर इन वीर सपूतों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के अध्यक्ष रंजन कुमार कर रहे थे। इसके अलावे समाजसेवी दुर्गेश सिंह यादव व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इसके अलावे भी शहर के आनंदमय चौराहा और अन्य जगहों पर भी शहीदों को याद किया गया। और लोग आइए भैया। ये छोटे, ये कैसे हो जाना ऐसे खड़े हो छोटे। भाई आप लोग भी किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? पुलवामा में आतंकवादी हमला जो हुआ था 14 फरवरी को, उसी के जो शहीद हुए थे हमारे देशवासी, बहुत वीर सपूत, उन्हीं की श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ पर। बूंद बूंद लहू दे अपना सींच गए जो हिंद चमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगा इन्हें वतन। भारत माता की भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। परिचय दीजिए। विनोद कुमार बस, डायरेक्टर, लोयला कॉन्वेंट, काकन गया। पुलवामा हमला का 3 साल पूरा हो गया है। इसी के अवसर पे हम लोग आनंदी माई चौराहे पे आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 13 में सभी लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा गोल बना दीजिए, थोड़ा सा बाबू बाल बचा के, छोटी बाल बचा के। बंद कर दिया रे। चाय पिए। वैसे नहीं ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये
पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैनिक है तो हम हैं। क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो बॉर्डर पे हम लोग को रक्षा करते हैं। उन्हीं के याद में आज जो पुलवामा में शहीद हुए थे 44 सीआरपीएफ जवान, उनको याद किए जा रहे हैं। अपना परिचय दो। रंजन कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षण समिति। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को आज के दिन ही हमारे दुश्मनों ने बहुत बुरी तरह से संहार कर दिया। इसी स्थिति में मैं उन सभी लोग को श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैनिक है तो हम हैं। क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो बॉर्डर पे हम लोग को रक्षा करते हैं। उन्हीं के याद में आज जो पुलवामा में शहीद हुए थे 44 सीआरपीएफ जवान, उनको याद किए जा रहे हैं। अपना परिचय दो। रंजन कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षण समिति। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को आज के दिन ही हमारे दुश्मनों ने बहुत बुरी तरह से संहार कर दिया। इसी स्थिति में मैं उन सभी लोग को श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ सारे देशवासियों से करता हूँ कि उनकी याद में श्रद्धांजलि दें। मैं दुर्गेश सिंह यादव, एजुकेशन कार्यकर्ता मनुष्य मीडिया का प्रत्येक भारतीय सचिव। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 में हुआ था, जिसमें देश में लोकसभा चुनाव भी चल रही थी सर। आज करीबन 3 बरस बीत चुके हैं और हम लोग इसका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही हम ये बात रखना चाहते हैं कि छोटी से छोटी केस होती है जिसको सरकारें ढूंढ निकालती है, लेकिन पुलवामा अटैक में 350 RDX कैसे आया, इसका आज तक इंसाफ नहीं हो पाया है। सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन हमारे 40 जवानों का जो हमला हुआ, इसके पीछे किस साजिश था, किसके हाथ था, जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक सच्ची श्रद्धांजलि हम नहीं दे पाएंगे। मेरा नाम कंचन पासवान गया। बाकी जो इधर था इधर आ जा। ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैनिक है तो हम हैं। क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो बॉर्डर पे हम लोग को रक्षा करते हैं। उन्हीं के याद में आज जो पुलवामा में शहीद हुए थे 44 सीआरपीएफ जवान, उनको याद किए जा रहे हैं। अपना परिचय दो। रंजन कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षण समिति। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को आज के दिन ही हमारे दुश्मनों ने बहुत बुरी तरह से संहार कर दिया। इसी स्थिति में मैं उन सभी लोग को श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ सारे देशवासियों से करता हूँ कि उनकी याद में श्रद्धांजलि दें। मैं दुर्गेश सिंह यादव, एजुकेशन कार्यकर्ता मनुष्य मीडिया का प्रत्येक भारतीय सचिव। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 में हुआ था, जिसमें देश में लोकसभा चुनाव भी चल रही थी सर। आज करीबन 3 बरस बीत चुके हैं और हम लोग इसका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही हम ये बात रखना चाहते हैं कि छोटी से छोटी केस होती है जिसको सरकारें ढूंढ निकालती है,
लेकिन पुलवामा अटैक में 350 RDX कैसे आया, इसका आज तक इंसाफ नहीं हो पाया है। सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन हमारे 40 जवानों का जो हमला हुआ, इसके पीछे किस साजिश था, उसके हाथ था, जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक सच्ची श्रद्धांजलि हम नहीं दे पाएंगे। मेरा नाम उपेंद्र पासवान गया। जो इधर था इधर आ जा। MCN न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। MCN न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी।